नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह इलाहाबाद एकेडमी जेपीबी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का भारत आगमन। इससे पहले आपने पुर्तगालियों को देखा और डचों को देखा कि वह किस तरह भारत आए। उन्होंने भारत से व्यापार किया, व्यापारिक लाभ कमाया और उनकी शक्ति का क्रमशः पतन हुआ। लेकिन यहाँ जो अंग्रेज़ों को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अंग्रेज लंबे समय तक भारत में रहेंगे और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे और भारत को गुलाम बना लेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का भारत आगमन। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि पुर्तगाली और डच आए, तो इंग्लैंड भी एक यूरोपीय देश था। उसने देखा कि उसके जो पड़ोसी देश हैं वह भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। अतः अंग्रेज़ों ने भी भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की योजना बनाई। यहाँ हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले ही उल्लेख मिलता है कि जॉन मिल्डेनहाल नामक एक अंग्रेज कुछ सैनिकों के साथ भारत आया। लेकिन देखेंगे कि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि आगरा की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो जॉन मिल्डेनहाल से पहले एक अंग्रेज है राल्फ फिच। राल्फ फिच एक अंग्रेज है, राल्फ फिच, जो 1585 ईस्वी में, इस समय भारत का शासक था मुगल बादशाह अकबर। राल्फ फिच अकबर के समय 1585 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया और आगरा की यात्रा की। उसके बाद जॉन मिल्डेनहाल आया। हालांकि राल्फ फिच जो आया था उसका कोई व्यापारिक दृष्टिकोण या व्यापारिक हितों के लिए भारत नहीं आया था। जॉन मिल्डेनहाल जब भारत आया, यह आया 1599 ईस्वी में। कहीं कहीं किसी किसी किताब में दिया है 1597 ईस्वी, लेकिन 1599 ईस्वी ही सही माने। जॉन मिल्डेनहाल की विशेषता यह है कि यह स्थल मार्ग से भारत आया था। स्थल मार्ग से यह भारत आया और भारत आने के बाद पुर्तगालियों से इसका विवाद हो गया और जॉन मिल्डेनहाल ने पुर्तगालियों को एक छोटे से युद्ध में परास्त कर दिया। और जब जॉन मिल्डेनहाल ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया तो इनका उत्साह और बढ़ा। और जब यह सूचना इंग्लैंड पहुंची तब अंग्रेजों ने अब भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए कंपनी बनाने की योजना बनाई और इस योजना को पूर्ण रूप देने के लिए दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में एक व्यक्ति है लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कुछ अंग्रेज व्यापारियों की बैठक हुई
और इस बैठक में ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसे ही शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। देखेंगे इस कंपनी की व्यवस्था को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल का गठन किया गया। इस निदेशक मंडल में 1+1+24 यानी एक डायरेक्टर यानी निदेशक, एक उप डायरेक्टर यानी को डायरेक्टर यानी उप निदेशक, और 24 सदस्य होते थे। यानी कुल 26 व्यक्ति मिलकर इस कंपनी की पूरी व्यवस्था को देखते थे। यहाँ देखेंगे कि इस कंपनी की स्थापना जो हुई तो यह कंपनी पूरी तरह एक प्राइवेट कंपनी थी जो शेयर व्यवस्था पर आधारित थी। यह कंपनी क्या थी? पूरी तरह एक प्राइवेट कंपनी थी और इस कंपनी में वहाँ की तत्कालीन महारानी जिनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम, यह खुद एक शेयर धारक थी। यानी एलिजाबेथ भी इस कंपनी में हिस्सेदार थी। यहाँ देखेंगे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। इसी से जुड़ा एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो देखेंगे इस समय जो भारत का शासक था मुगल बादशाह अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद 1600 ईस्वी में एलिजा प्रथम यानी इंग्लैंड की महारानी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अध्यादेश के द्वारा भारत तथा पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की छूट दी गई। यानी इस अध्यादेश जिसे चार्टर भी कहा जाता है के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की छूट दी गई। यहाँ देखेंगे कि चूंकि जब मिल्टन हाल आया था और मिल्टन हाल का पुर्तगालियों से विवाद हो चुका था जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए, जिसके कारण अंग्रेज सीधे भारत नहीं आएंगे।
क्यों? क्योंकि पुर्तगाली जो कि अंग्रेज़ों से पराजित हो चुके थे, बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि अंग्रेज़ कब भारत आएं और उनको हम पराजित करें। तो यहाँ देखेंगे कि अंग्रेज भी डचों की तरह पहले कहाँ जाएंगे? इंडोनेशिया जाएंगे और इंडोनेशिया से फिर भारत आने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पुर्तगालियों से आगे होने वाले विवाद से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने एक योजना बनाई कि क्यों न हम वहाँ के शासक यानी भारत के शासक से अनुमति लेकर यदि हम भारत के किसी क्षेत्र में फैक्ट्री खोलें, व्यापारिक कोठी खोलें, तो पुर्तगालियों से होने वाले विवाद से हम बच सकते हैं। इस उद्देश्य से या कह सकते हैं कि भारत के सूरत क्षेत्र में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक अंग्रेज राजदूत को भारत भेजा गया। यहाँ देखेंगे अब कि एक अंग्रेज राजदूत जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर भारत भेजा गया। अब देखेंगे यहाँ जो यह कैप्टन हॉकिंस राजदूत बनकर आया, बीच में ही इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और जेम्स प्रथम राजा बना। तो जेम्स प्रथम की तरफ से हॉकिंस भारतीय शासक, चूँकि यहाँ देखेंगे कि भारत से जो सूचना पहुँची थी इंग्लैंड कि भारत का शासक अकबर है। पहले मान लीजिए कि आज की तरह टेलीफोन की व्यवस्था, मोबाइल की तो व्यवस्था है नहीं कि अगर कोई कांड भारत में हुआ, हमारे गांव में हुआ, परिवार में हुआ, तो उसकी सूचना तुरंत जो है विदेशों में अगर हमारे परिवार का कोई रह रहा है तो उसको दी जा सके। पहले पत्रों के माध्यम से या जब एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो उसके माध्यम से सूचनाएं पहुंचती थी। तो यह हुआ कि भारत का शासक कौन है? अकबर। अकबर के नाम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस भारत आया। और यह भारत कब आया? 1608 ईस्वी में। लेकिन अकबर की मृत्यु अगर मेडुअल हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो 1605 ईस्वी में ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कैप्टन हॉकिंस किसके समय भारत आया, तो इसका उत्तर अलग होगा, अभी आपको बताएंगे। किसके नाम का पत्र लेकर आया था, तो यहाँ उत्तर होगा अकबर। सभी लोग जानते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु होने के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर मुगल बादशाह बना। यानी कैप्टन हॉकिंस किसके समय भारत आया, तो मुगल बादशाह जहांगीर के समय भारत आया। और कहाँ उतरा? सूरत बंदरगाह पर। सूरत बंदरगाह पर। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था। तो यहाँ देखेंगे कैप्टन हॉकिंस जो आया था वह हेक्टर नामक जहाज से भारत आया और सूरत बंदरगाह पर उतरा और सूरत से चलकर यह आगरा पहुँचा और आगरा में इसकी मुलाकात जहांगीर से हुई।
अब देखिए, यहाँ अंग्रेज जो है बहुत सोच समझकर काम करते थे। यहाँ देखेंगे कि हॉकिंस को क्यों भेजा गया। तो यहाँ हॉकिंस की विशेषता यह थी कि कैप्टन हॉकिंस कई भाषाओं का जानकार था। तो वह अंग्रेजी भी जानता था, तुर्की भी जानता था, फारसी भी जानता था। और चूंकि आप जानते हैं कि मुग़ल राज दरबार की भाषा क्या थी, मुग़ल काल में दरबारी भाषा या राजकीय भाषा क्या थी, फारसी। और फारसी बहुत अच्छी तरह जानता था हॉकिंस। तो हॉकिंस जैसे ही जहांगीर से मिला, उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात करना शुरू किया, जिससे जहांगीर काफ़ी प्रभावित हुआ। ठीक उसी तरह जैसे मान लीजिए हम कहीं विदेशों में जाएं, अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, और वहाँ कोई अपने देश का मिल जाए या अपने प्रदेश का मिल जाए, तो और वह हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में बात करता है, तो हमको काफ़ी प्रसन्नता होती है कि चलो कोई है जो हमारी चीज़ों को अच्छी तरह समझता है। ठीक उसी तरह जहांगीर काफ़ी प्रसन्न हुआ कि हॉकिंस जो है एक अंग्रेज होकर भी इतनी अच्छी फारसी भाषा बोल रहा है, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को एक उपाधि दी, जिसका नाम है इंग्लिश खां। यानी जहांगीर ने हॉकिंस को क्या उपाधि दी, इंग्लिश खां की उपाधि दी, और इसके साथ ही 400 मनसब का पद दिया। मनसब जानते ही होंगे, मनसब व्यवस्था की शुरुआत मुगल काल में अकबर ने की थी, और जिसको मनसब दिया जाता था, मनसब पद दिया जाता था, उसे मनसबदार कहा जाता था। और इस भेंट के दौरान ही हॉकिंस ने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया। लेकिन देखेंगे कि जैसे ही पुर्तगालियों को पता चला कि हॉकिंस नामक राजदूत मुग़ल दरबार में पहुंचा है, वह तुरंत ही सक्रिय हो गए और उन्होंने कुछ मुग़ल अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया और इस बात का प्रयास किया कि हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति न मिले। ठीक इसी तरह का प्रयास हमने जब आपको शुरू में पढ़ाया था यूरोपियों का आगमन, तो बताया था कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, तो उस समय अरब व्यापारियों ने पूरा प्रयास किया कि जमोरिन, जो कि कालीकट का शासक था, जमोरिन पुर्तगालियों को व्यापार करने की अनुमति न दे। ठीक उसी तरह का प्रयास यहाँ पुर्तगालियों ने किया, और तमाम प्रयासों के बावजूद हॉकिंस जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाया। यानी हॉकिंस काफ़ी प्रयास के बावजूद भी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया, जिसका परिणाम यह होगा कि आगे चलकर आप देखेंगे प्राप्त नहीं कर पाया, जिससे अंग्रेज काफ़ी नाराज़ हुए। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रयास जारी किया और भारत के ही गोलकुंडा
राज्य में वह गए और गोलकुंडा राज्य के नवाब से अनुमति प्राप्त कर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम, या जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। अब यहाँ देखेंगे कि इससे पहले मछलीपट्टनम में किसने व्यापारिक कोठी खोली थी। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डचों ने भी अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली थी, मछलीपट्टनम में ही खोली थी। लेकिन आगे देखेंगे कि संजोग से या कहें कि अंग्रेजों के सौभाग्य से 1612 ईस्वी में सूरत के पास स्वाली नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है स्वाली का युद्ध। यह युद्ध हुआ अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। और जैसे ही यह सूचना मुगल दरबार में पहुंची कि अंग्रेज जो कि पिछले कुछ साल पहले ही भारत में आए हैं, उन्होंने वर्षों से रह रहे पुर्तगालियों को परास्त कर दिया है, प्राप्त हुई या सूचना पहुंची, तो मुगल बादशाह जहांगीर इससे काफ़ी प्रभावित हुआ। और यहीं पर जहांगीर ने एक आदेश जारी कर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी और अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में जहांगीर की अनुमति से, जहांगीर के आदेश से सूरत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, जिसका प्रयास वह प्रारंभ से ही कर रहे थे। यहाँ देखेंगे कि अंग्रेज जो हैं केवल सूरत में ही फैक्ट्री खोलने से संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि वह आगे चलकर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने के लिए प्रयास किया। और इस प्रयास के तहत उन्होंने सर टॉमस रो नामक व्यक्ति को राजदूत बनाकर भारत भेजा। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत आया और 1615 ईस्वी में यह भारत के सूरत बंदरगाह पर उतरा और सूरत से आगे चलकर यह आगरा पहुंचा। लेकिन जो मुगल बादशाह जहांगीर है, वह इस समय आगरा में न होकर कहाँ था, अजमेर में।
तो चूंकि जहांगीर अजमेर में है तो आगरा में सर टॉमस रो की मुलाकात किससे होगी? दो लोगों से, एक है नूरजहां और दूसरे हैं शाहजहां। सभी लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। शाहजहां कौन था? जहांगीर का पुत्र था। सर टॉमस रो इंग्लैंड से अपने साथ बहुत से उपहार लेकर आया था और जब यह आगरा पहुंचा और शाहजहां तथा नूरजहां से इसकी मुलाकात हुई तो वह उपहार टॉमस रो ने जहांगीर तथा नूरजहां को भेंट किया, जिससे दोनों काफ़ी प्रसन्न हुए और यहीं से सर टॉमस रो को कहाँ भेजा गया? जहांगीर से मुलाकात करने के लिए अजमेर भेजा गया। और सर टॉमस रो 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लैंड से भारत आने वाला कौन सा अंग्रेजी राजदूत एक प्रसिद्ध या एक निपुण चित्रकार था? तो कौन था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो एक प्रसिद्ध चित्रकार था और जब जहांगीर के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जहांगीर भी एक कुशल चित्रकार था और जहांगीर के शासन काल में ही मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची और मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। यहाँ देखेंगे कि अंग्रेजों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सर टॉमस रो को भेजा था, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका था कि जहांगीर एक कुशल चित्रकार है, चित्रकला में उसकी काफ़ी रुचि है, इसलिए एक चित्रकार को ही राजदूत बनाकर भेजा गया। लंबे समय तक एक दूसरे के संपर्क में रहने के कारण जहांगीर तथा सर टॉमस रो के बीच काफ़ी बातचीत हुई। जहांगीर प्रसन्न होकर अहमदाबाद, भड़ौच, आगरा, बड़ौदा आदि क्षेत्रों में अंग्रेज़ों को व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। यानी कह सकते हैं कि सर टॉमस रो का जो अभियान था वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी सफल रहा। यहाँ देखेंगे कि अंग्रेज न केवल मुगल क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने के लिए जगह जगह प्रयास कर रहे थे, बल्कि अन्य भारतीय क्षेत्रों या अन्य भारतीय राज्यों के क्षेत्रों में भी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। देखेंगे कि 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक महत्वपूर्ण सफलता गोलकुंडा राज्य में मिली। जब गोलकुंडा के नवाब ने मात्र 500 पैगोडा मुद्रा लेकर अपने बंदरगाह क्षेत्र और
अपने राज्य के अन्य क्षेत्रों में इन्हें मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। यानी अब अंग्रेज गोलकुंडा क्षेत्र में मात्र 500 पैगोडा वार्षिक मुद्रा देकर, यह पैगोडा क्या होता था? दक्षिण भारत में चलने वाली एक मुद्रा थी। यानी 500 पैगोडा वार्षिक मुद्रा देकर यह गोलकुंडा क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते थे। यहाँ देखेंगे कि गोलकुंडा के नवाब ने जिस अध्यादेश के द्वारा या जिस आदेश के द्वारा यह सुविधा अंग्रेजों को दी, उसे उसके आर्थिक महत्व को देखते हुए उसे सुनहरा पत्र या गोल्डन लेटर कहा जाता है। देखेंगे तो पीसीएस में कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजों ने पहला सुनहरा पत्र कब और कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो कहाँ से प्राप्त किया था? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य से इन्होंने सुनहरा पत्र या गोल्डन लेटर प्राप्त किया था। हमने बताया कि अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया के जो कर्मचारी थे वो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में यह प्रयास कर रहे थे कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की जाएं। इस क्रम में देखेंगे जो अगला नाम है वह है फ्रांसिस डे का। फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे एक अंग्रेज था जिसने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसका नाम है मद्रास को पट्टे पर लिया। और यहीं पर अंग्रेजों ने अपनी पहली किलेबंद बस्ती जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। यानी अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजों की भारत में पहली किलेबंद बस्ती कहाँ थी, तो कहाँ उन्होंने स्थापित किया? मद्रास में। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मद्रास अंग्रेजों ने कहाँ के राजा से प्राप्त किया? तो चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया। देखेंगे कि भारत में अंग्रेज जो है एक के बाद एक सफलता प्राप्त करते जा रहे थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की, यहाँ तक कि मद्रास को भी प्राप्त कर लिया। इसी क्रम में जो अगली सफलता इनको प्राप्त हुई वह 1668 ईस्वी में प्राप्त हुई, जब इनको यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को
बम्बई प्राप्त हो गया। अब बम्बई कैसे प्राप्त हुआ? हुआ यूं कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी जिनका नाम है कैथरीन, कहीं कहीं इनका नाम कैथरीन बैंगरेजा भी लिखा मिलता है, लेकिन कैथरीन को ही आप लोग जानिए। इनका विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ और इस विवाह में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में भारत का बम्बई द्वीप किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। यानी यहाँ बम्बई किसको प्राप्त हो गया? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हो गया। किस रूप में प्राप्त हुआ? दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? पुर्तगालियों से। यानी आप देखेंगे कि दहेज प्रथा, एक तरह से यहाँ देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि दहेज प्रथा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है और बहुत पुराने समय से प्रचलित है। और दहेज प्रथा क्या है? एक तरह से सामाजिक बुराई है, लेकिन सामाजिक बुराई होने के बावजूद देखेंगे कि विश्व के अनेक देशों में यह प्रथा फैली हुई है। यहाँ बम्बई द्वीप तो चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हो गया, लेकिन चार्ल्स द्वितीय इसका करें क्या? तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि बम्बई द्वीप 1668 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किस पे? किराए पर। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर बम्बई द्वीप प्राप्त हो गया 1668 ईस्वी में। और यहीं पर अंग्रेजों ने, यानी बम्बई में ही अंग्रेजों ने अपनी दूसरी किलेबंद बस्ती का निर्माण किया। यहाँ देखेंगे एक व्यक्ति है गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड, कई बार देखेंगे छोटे एग्जामों में पूछा है कि बम्बई का संस्थापक किस अंग्रेज को माना जाता है, तो गेराल्ड ओंगियार को ही बम्बई का संस्थापक माना जाता है। यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार 1668 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों ने भारत के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी किलेबंद बस्ती का निर्माण कर लिया। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल में कैसे प्रवेश किया और बंगाल में कैसे व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की और इन व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त कर अपनी स्थिति भारत में कैसे मजबूत करेंगे। देखेंगे तो अंग्रेजों ने बंगाल में जो प्रवेश किया है 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन नामक अंग्रेज के नेतृत्व में अंग्रेज व्यापारी
बंगाल पहुंचेंगे और इस समय बंगाल का जो सूबेदार है वह है शाह शुजा। शाह शुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने 1651 ईस्वी में हुगली में बंगाल क्षेत्र की अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री खोली। यहाँ देखेंगे कि अंग्रेजों के सौभाग्य से इस समय एक अंग्रेज डॉक्टर बाउटेन बंगाल पहुंचा था और शाह शुजा की एक करीबी महिला की तबीयत खराब थी, या कह सकते हैं उसका स्वास्थ्य खराब था, जिसका सफल इलाज डॉक्टर बाउटेन ने किया, जिससे प्रसन्न होकर शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में ही अंग्रेज व्यापारियों को एक विशेष सुविधा दी, जिसके तहत अंग्रेज व्यापारियों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 रुपये प्रति वर्ष देकर पूरे बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई। यहाँ देखेंगे कि इसी तरह की छूट आगे चलकर 1717 ईस्वी में भी दी जाएगी, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ 1651 में जो छूट दी जा रही है वो बंगाल के सूबेदार की तरफ से दी जा रही है, न कि मुग़ल बादशाह की तरफ से। लेकिन जो 1717 में छूट दी जाएगी वह मुग़ल बादशाह की तरफ से दी जाएगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अंग्रेज बंगाल क्षेत्र के ही कासिम बाजार में, राजमहल में, चटगांव में आदि क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे। आगे चलकर देखेंगे कि जो व्यापारिक सुविधाएं अंग्रेजों को प्राप्त हुई उसकी वजह से इनका मन बढ़ा। जैसे हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को परिवार में यदि विशेष सुविधा दी जाती है तो उन सुविधाओं का वो दुरुपयोग करने लगता है। ठीक उसी तरह बंगाल में अंग्रेज व्यापारियों को जो सुविधाएं मिली उसका उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1686 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों ने हुगली में भारतीय व्यापारियों के साथ मारपीट की और उनसे लूटपाट की, जिससे नाराज होकर इस समय का मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेज़ों पर हमला करवा दिया, और इस हमले के कारण अंग्रेज व्यापारी भागकर बंगाल की खाड़ी में एक ज्वारग्रस्त द्वीप है जिसका नाम है फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप में जाकर इन्होंने सड़ लिया। इसके बाद एक व्यक्ति यानी एक अंग्रेज व्यक्ति है जाब चारनाक, उसने मध्यस्थता करनी शुरू की, और जाब चारनाक की मध्यस्थता से ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मुग़ल अधिकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा
अंग्रेज व्यापारियों को पुनः व्यापार करने की सुविधा मिली और इसके साथ ही सूतानटी क्षेत्र में भी इनको व्यापार करने की सुविधा दी गई। आगे देखेंगे कि 1698 ईस्वी में, इस समय बंगाल का मुगल सूबेदार है अजी मुस्सान। अजी मुस्सान ने मात्र 1200 रुपये लेकर बंगाल के 3 गांव, यहाँ जिनका नाम है गोविंदपुर, सूतानटी तथा कलिकता, यानी मात्र 1200 रुपये में 3 गांव गोविंदपुर, सूतानटी तथा कलिकता की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी, जो कि अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा थी। जमींदारी प्राप्त होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अब इन 3 क्षेत्रों के जमींदार कौन हो गए? अंग्रेज हो गए। अब इन 3 गांवों से जो वसूली होगी वह कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। और इन 3 गांवों को मिलाकर ही अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता नगर की स्थापना की। यहाँ देखेंगे कई बार क्वेश्चन पूछा है कलकत्ता का संस्थापक कौन है। तो यहाँ जान लीजिए कि जो कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, ऊपर हमने चर्चा की जाब चारनाक, यानी जाब चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता की स्थापना करने के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ एक किलेबंद बस्ती का निर्माण किया जिसका नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती का निर्माण किया और कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट बनाया जाएगा वह है चार्ल्स आयर। अब यहाँ आप देखेंगे कि भारत तथा बंगाल में इतनी सफलता प्राप्त करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोलने के बावजूद अंग्रेज और भी अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने समय समय पर मुगल दरबार में शिष्टमंडल भेजा। इन्हीं शिष्टमंडलों में एक महत्वपूर्ण शिष्टमंडल है 1715 ईस्वी में जॉन सुरमन, या कहीं कहीं लिखा होता है जॉन सरमन की अध्यक्षता में आया अंग्रेज़ों का शिष्टमंडल। इस शिष्टमंडल में कई लोग शामिल थे जिसमें सेहुर्प नामक एक द्विभाषिया था और एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर
हैमिल्टन। यह शिष्टमंडल जब भारत आया, इस समय मुगल बादशाह है फर्रुखसियर। यहाँ देखेंगे कि अंग्रेजों के सौभाग्य से, या कह सकते हैं कि भारतीयों के दुर्भाग्य से, इस समय फर्रुखसियर की तबीयत खराब थी और मुगल दरबार में रहने वाले हकीम फर्रुखसियर का इलाज कर रहे थे, लेकिन उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का इलाज करना शुरू किया और हैमिल्टन के इलाज से फर्रुखसियर ठीक हो गया। और जब फर्रुखसियर ठीक हुआ तो हैमिल्टन की सेवा से काफ़ी प्रसन्न हुआ और यहीं पर प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी करेगा, जिसे 1717 ईस्वी का फरमान कहा जाता है। देखेंगे 1717 ईस्वी का यह फरमान भारत और अंग्रेजों के संबंध के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो सुविधाएं इस फरमान के द्वारा दी गई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस फरमान के तहत निम्न सुविधाएं अंग्रेज व्यापारियों को दी गई, जिसमें पहला था मात्र 3000 रुपये वार्षिक जमा कर पूरे बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की छूट अंग्रेजों को दी गई। दूसरी बात, मात्र 10,000 रुपये वार्षिक जमा कर सूरत क्षेत्र में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। जो तीसरी बात थी कि बंबई में अंग्रेजों द्वारा स्थापित टकसाल में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी गई। यह 3 महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा देखेंगे कि इस फरमान के द्वारा एक सुविधा और दी गई थी अंग्रेजों को, कि अंग्रेजों को बंगाल में अड़तीस गांव की जमींदारी खरीदने की छूट दी गई। यानी बंगाल क्षेत्र में 38 गांव की जमींदारी खरीदने की छूट दी गई। हालांकि यह जो प्रावधान था, यह जो सुविधा थी, बंगाल के सूबेदार के विरोध के कारण इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया, यानी इसे क्रियान्वित नहीं किया गया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो तीनों सुविधाएं दी गई,
या जो 1717 के फरमान द्वारा जो 3 सुविधाएं अंग्रेजों को दी गई, यह तीनों सिविल एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है वह आप लोग केवल एक प्रावधान रटेंगे कि 1717 के फरमान के द्वारा मात्र 3000 रुपये में पूरे बंगाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। यहाँ देखेंगे कि यह 1717 का फरमान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या अंग्रेज़ों के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि एक अंग्रेजी विद्वान है ऑर्म, इन्होंने 1717 के फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। मैग्ना कार्टा का तात्पर्य होता है महान अधिकार पत्र। महान अधिकार पत्र की संज्ञा विद्वानों ने दी है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे यह भारत में 1717 ईस्वी तक अंग्रेज़ों का इतिहास है। इसके बाद का जो इनका इतिहास है वह अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का इतिहास है, और बंगाल राज्य से अंग्रेज़ों के जो संबंध है या बंगाल के नवाबों के साथ जो अंग्रेज़ों के संबंध हैं उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।